हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी। और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज के इन शॉर्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग दोस्तों डेप्सोंग डिरेल की। हाल ही में अगर आप देखो तो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही बड़ी टेंशन क्रिएट हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच बहुत ही मैसिव लेवल पे युद्ध जैसे हालात हैं और इसमें पूरी दुनिया जो है वो कूद पड़ी है। पूरी दुनिया ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मुद्दे को शांत किया जाए ताकि तृतीय विश्व युद्ध जैसे हालात ना बने। और चीन जैसा जो चतुर देश है इस पूरे मौके को अपने फायदे के लिए भुनाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में की है कि वो हो सकता है इस मुद्दे का फायदा उठाकर ताइवान पे अटैक करे, हो सकता है इस मुद्दे का फायदा उठाकर के वो फिर से गलवान वाले क्षेत्र में कुछ हरकत करे, या फिर हमारा जो तवांग अरुणाचल का एरिया है वहां पर अटैक कर सकता है। अगर इस मुद्दे में अब बोलोगे भारत सरकार क्या कर रही है भाई, तो भारत सरकार एक खुशखुमारी में जी रही है दोस्तों। आज के टाइम में भारत जो देखो वो दो नाव पे सवार है। एक तरफ उसके परंपरागत दोस्त हैं रूस, जो बुरे वक्त में भी भारत के साथ था, और दूसरी तरफ आज के टाइम में है आपका भारत का अभी का सबसे विश्वासी देश, जिससे आप कह सकते हो यूएसए अमेरिका, जिसने भारत को कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवाया है और बहुत ही अच्छी जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है वो भारत को दी है, या फिर भारत को ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट भी किया है। तो एक तरह से भारत जो है इन दोनों को बैलेंस करते हुए चल रहा है। एक तरफ वो चाह रहा है कि यूक्रेन का टेंशन शांति से खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ वो रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों के भी खिलाफ है। और यही कारण है कि जब आपका संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई तो उसमें भारत सरकार ने रूस की तरफ सहयोग दिखाते हुए उस वोटिंग प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया। ये अच्छी बात है दोस्तों, ये आपके अ, विदेश नीति की कूटनीतिज्ञता और कुशलता को दिखाता है। लेकिन समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब आप इस पूरे विदेश नीति के चक्कर में अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। आपको याद होगा 2020 का वो गलवान घाटी वाला झड़प, जिसमें हमारे 20 से के आसपास वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और वो चीनी सेनाओं के हाथों नहीं दोस्तों, वो प्रकृति के हाथों। और वो झड़प ऐसी थी कि हमारे भारतीय सैनिक जो है उस घाटी में गिर गए थे सियोक नदी की, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आई एम श्योर जैसा वो स्थिति था कि हमसे ज्यादा चीनी सेनाओं ने अपने सैनिकों खोए थे, लेकिन वो कभी भी अपने सैनिकों की संख्या को पब्लिक लेवल पे नहीं लाए। इस कारण से हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी पता नहीं चली, और जिसके कारण हम लोगों ने ये देखा कि भारत चीन का जो सीमा है वो फिर से एक बार अस्थिर हो चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत चीन की सीमाएं कैसी है, कहाँ कहाँ क्या विवाद है और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप बात करें भारत चीन सीमा को, तो इसे बोला जाता है मैकमोहन लाइन। यानी अंग्रेजों के टाइम में भारत और चीन के बीच, और भारत और चीन के बीच नहीं दोस्तों, ये भारत और यहाँ पर जो एक देश हुआ करता था उस समय, जिसको हम लोग बोलते थे तिब्बत। तो भारत और तिब्बत के बीच में एक्चुअली ये सीमा का निर्धारण हुआ था, जिसको बोलते थे मैकमोहन लाइन। लेकिन जैसे ही 1959 में चीन ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, वो इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। और 1962 की झड़प में हमारे कुछ जो क्षेत्र हैं वो चीनी सेनाओं के या चीनी सेनाओं के कंट्रोल में चले गए, जिसमें खास तौर पे अगर आप ये वाला क्षेत्र देखो दोस्तों, तो ये हम लोग कहते हैं आज के टाइम में अक्साई चीन। ये आज के टाइम में क्या है, तो आपका चीनी सेनाओं के कंट्रोल में है। ये आप जो येलो लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये वो लाइन है जो भारत के हिसाब से हमारी सीमाएं हैं। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हो इसके इधर आपका पीओके का एरिया हो गया, जिसमें आपका गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल होता है। यहाँ पर ये जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का आप एरिया देख रहे हो, ये एक्चुअली पीओ का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चीन को गिफ्ट कर दिया है। तो आज के टाइम में इस पे चीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ये वो कश्मीर का हिस्सा है जो भारत के अंडर में है। और यहाँ पर अगर आप देखो अरुणाचल प्रदेश का, तो इसे चाइना जो है वो साउथ तिब्बत के नाम से देता है, और इस वाले क्षेत्र को भी वो अपनी अधिकृत बताता है। लेकिन आज के टाइम में ये क्षेत्र जो है वो भारत के। तो ये पूरी आपकी एक कंट्रोवर्सी है जो लगभग आजादी के 10-15 सालों के बाद ही क्रिएट हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि 1962 के आसपास ये वो क्षेत्र है जो आपका डिस्प्यूट में गया, और जिसके कारण से देखिए इस पे आज के टाइम में ये अक्साई चीन वाले पे चीन का कब्जा है, जबकि इस वाले क्षेत्र पे आज के टाइम में आप देखो तो यहाँ पर भारत का कब्जा है, लेकिन चीन इसको क्लेम करता है। और इस वाले ब्लू वाले क्षेत्र में यहाँ आप देख सकते हो कि इस पे चीन का कब्जा है और इसे भारत क्लेम करता है। तो ये एक पूरा डिस्प्यूट है।
दूसरा डिस्प्यूट जो आपका 2020 में देखने को मिला था वो ये था कि भारतीय सेनाएं अपनी जो सीमाओं का निर्धारण है वो कुछ अलग ढंग से करती है। भारतीय सेनाओं के हिसाब से जो बाउंड्री लाइन है वो अलग है। चाइनीज आर्मी के हिसाब से, पीपल रिपब्लिक आर्मी के हिसाब से जो आपका सीमाओं का निर्धारण है वो अलग है। इस कारण से दोनों के बीच में जो है समय समय पे आपको झड़प देखने को मिलेगी। ये आपको अरुणाचल वाले क्षेत्र में भी देखने को मिला है, 1965 के आसपास आपको सिक्किम वाले क्षेत्र में भी मिला था। तो ये पूरा इशू था। अभी देखिए अब अचानक से ये मुद्दा फिर से क्यों आया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि जो 6 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आपके जून 2020 से लगातार फेस ऑफ देखने को मिला था, उसमें से 5 मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, लेकिन एक मुद्दा और एक क्षेत्र ऐसा है, ये डेप्सोंग ला या डेप्सोंग प्लेन जिसको आप कहते हो, ये मुद्दा अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी भी ये सॉल्व होना बाकी है। अब ऐसा क्या है दोस्तों कि इस मुद्दे में खासियत और इस पूरे क्षेत्र की क्या विशेषता है, जब आप ये समझोगे तो फिर आपको इस पूरे मुद्दे की अहमियत समझ में आएगी। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो डेप्सोंग है ये एक फ्लैट टेरेन है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा पहाड़ी हिली रीजन है जो लगभग आपका अ, जो है स्नो कवर्ड होता है, लेकिन इस वाले क्षेत्र को अगर आप देखो तो ये वो क्षेत्र है दोस्तों जो बिल्कुल ओपन फील्ड है और यहाँ से आप अपनी आर्टिलरी, अपने वेपन्स को बिल्कुल इजिली फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो। यानी ये क्षेत्र अगर आपके कंट्रोल में है तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, अगर आप इस सियाचिन वाले क्षेत्र को देखो तो आपको याद होगा कि इसी क्षेत्र के लिए आपका कारगिल वॉर भी हुआ था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये काराकोरम पास, और इसी काराकोरम पास और ये पूरे क्षेत्र से आप चीन और पाकिस्तान दोनों पे आप इजिली नजर रख सकते हो। तो अगर जब तक ये क्षेत्र आपके कंट्रोल में है, आप चीन और पाकिस्तान की जो हरकत है, खास तौर पे जो रोड ट्रांजिशन है, उसको आप इजिली यहाँ से कैप्चर कर सकते हो और उसके ऊपर आपकी एक बढ़त होगी, क्योंकि आप हाई फील्ड वाले एरिया में हो, हाई लेवल पे हो। लेकिन चाइनीज आर्मी ने क्या किया, यहाँ पर वो लगातार फॉरवर्ड होते गए और वो अपनी जो टेंट है वो हमारी सीमाओं के अंदर बना लिया। कुछ क्षेत्र जो थे वहां पर भी विवाद हुए थे, जैसे आप देखोगे तो हॉट स्प्रिंग था, आपका पेंगोंग सो लेक था, फिर सियोक और गलवान वाला क्षेत्र था। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहा है दोस्तों वो डेप्सोंग ही है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां से हम अपने पूरे गलवान घाटी को इस दौलत बेग ओल्डी वाले क्षेत्र से जोड़ते हैं। अब ये दौलत बेग ओल्डी हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद होगा या आपको पता होना चाहिए कि दौलत बेग ओल्डी ही वो क्षेत्र है जो भारत का सबसे हाईएस्ट आपका एयरफोर्स फील्ड है। यानी दौलत बेग ओल्डी पे हमारे भारतीय वायुसेना का हवाई पट्टी है, और जिसके सहारे हम यहाँ पर रसद, खाना, साजो सामान, अपने हथियार यहाँ पर आपूर्ति करते हैं। और इसी के थ्रू हम, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि चीन से वॉर करना पड़े, तो हम इसी दौलत बेग ओल्डी वाले से हम अपने फॉरवर्ड बेस के रूप में यूज करेंगे और राफेल और बाकी जो दूसरे हमारे एयर सुपरिटी प्लेन्स हैं उसको यहाँ से ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर ये डेप्सोंग हमारे हाथों से चला गया दोस्तों, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो गलवान घाटी से संपर्क टूट जाएगा और फाइनली अगर आप देखोगे तो एक तरह से दौलत बेग ओल्डी भी हमारे हाथों से कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब ये पूरे प्रकरण को जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों के सीमा निर्धारण में विवाद है। 1962 में इस पूरे क्षेत्र पे चाइनीज आर्मी ने कब्जा किया। ये जो आपको ग्रीन कलर में जो पट्टी दिख रही है दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जिसको भारत अपनी सीमा मानता है, जबकि ये जो आपका येलो और ऑरेंज में जो क्षेत्र दिख रहा है ये चीन अपनी सीमा मानता है। यानी ये जो क्षेत्र है ये चीन के हिसाब से चाइना का है, जबकि ये जो क्षेत्र है ये भारत के हिसाब से भारत का है। अब उसके कारण क्या होता है कि भारतीय जो आईटीबीपी है, जो आपके इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, वो क्या करती है, अपनी पेट्रोलिंग इस वाले क्षेत्र तक करती है, जबकि चाइनीज आर्मी इस वाले क्षेत्र तक पेट्रोलिंग करती है। लेकिन जून 2015 में अचानक क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहां से पेट्रोलिंग तो करने आई और फाइनली इधर उसने टेंट बिल्डअप कर दिया, और जो 1993 में पीस एग्रीमेंट हुआ था उसको इसने तोड़ दिया। जवाब में भारतीय सेना ने भी यहाँ पर जो है बहुत सारे टेंट बनाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र पहले जून 2020 से पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के कंट्रोल में था, जिसमें आज के टाइम में अगर आप देखो
तो लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो अभी भी भारत के कब्जे में है, और इस पूरे क्षेत्र का लगभग 38,500 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो आज के टाइम में चाइना के कब्जे में चला गया, जिसके कारण से ये जो डेप्सोंग वाला क्षेत्र जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा दौलत बेग ओल्डी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने चाइनीज आर्मी ने अपने टेंट बिल्डअप करना शुरू कर दिया, अपने बिल्डअप बनाए। तो यहाँ से चाइनीज आर्मी जब भी चाहेगी इजिली हमारे दौलत बेग ओल्डी को टारगेट कर सकती है। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा होगा, और भारत को इसीलिए देखिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहिए। इस स्लाइड से आप इसको इजिली समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर हमारा दौलत बेग ओल्डी है, ये हमारा एलएसी था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन को तो चाइना मानता नहीं है, तो आपका जिस क्षेत्र पे 1962 के आसपास जहां तक जिसने कब्जा किया था उसी को हमने नाम दिया था एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आज के टाइम में देखो तो चाइनीज आर्मी इसको लांग करके लगभग आपके इस पूरे क्षेत्र पे आज के टाइम में वो कब्जा कर चुकी है, और देख सकते हो इसी को हमने नाम दिया है वाई जंक्शन या वाटल नेक। यहाँ तक उसने कब्जा कर रखा है, और उसके कारण से जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली जो सड़क है जो हमारी गलवान घाटी को कनेक्ट करती है इस दौलत बेग ओल्डी से, वहां पर ही चाइनीज आर्मी इजिली उसको टारगेट कर सकती है और दौलत बेग ओल्डी को आइसोलेट कर सकती है, जिसके कारण आपका भविष्य में ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक खतरे में आ सकता है, जिसको लेकर के भारत सरकार को बिल्कुल कंसर्न जताने की जरूरत है। लेकिन भारत सरकार इसको लेकर के बिल्कुल ही आज के टाइम में उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है दोस्तों। वार्ताएं कई लेवल की चली है, लेकिन जिस एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ जैसे आज के टाइम में रूस या यूक्रेन या अमेरिका अपने अपने मुद्दे को सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह की चीजों को यहाँ पर भारत शो नहीं कर रहा है, और जिसके कारण आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसिव चाइनीज बिल्डअप हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि ये जो गलवान घाटी को जोड़ने वाली जो सड़क है जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है, तो यहाँ पर आप देखो कि इस वाले क्षेत्र में हैवी चाइनीज बिल्डअप हुआ है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि हमें अपने साजो सामान को दौलत बेग ओल्डे तक पहुंचाने में समस्या हो रही है, और फ्यूचर में यही जो घाव है वो नासूर बनेगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये पूरा क्षेत्र हमारे हाथों से निकलने का भी खतरा है। और इसीलिए देखिए तो यहाँ पर जो आपका ये पूरा क्षेत्र है इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद पहले भी रहा है। जिस समय आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं दोस्तों, तो जिस समय आपकी चाइनीज आर्मी ने तिब्बत को एनेक्स किया था, तो हम उस समय हम लोगों ने एक दूसरे से डील किया था कि हम दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर भी बाद में भारत से जुड़ा था, तो उस समय तो चाइनीज आर्मी ने ये बोला या चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम एक दूसरे के मुद्दे में दखल नहीं देंगे, तो भारत ने तिब्बत के एनेक्सेशन को सपोर्ट किया था। उसने भारत ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। लेकिन आपके चाइना ने कभी भी इस चीज को भारत के मामले में नहीं सहयोग किया, और उसके कारण से आप देखोगे कि 1959 में जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बीमार थे, जो उस समय गृह मंत्री थे, तो और चाइना जो है आपके अक्साई चीन वाले एरिया में आपका यहाँ पर आर्मी बिल्डअप कर रहा था, रोड बना रहा था, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने संसद में इस चीज के प्रति चिंता जाहिर की थी कि चाइना जो है हमारे अक्साई चीन वाले एरिया पे जो है कैसे वो रोड आपका निर्माण कर सकता है। उस पे हमारे भारत के मेघावी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बयान दिया था कि वो जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ही वीरान है, बंजर है। उस बेकार बंजर क्षेत्र के लिए हम चीन जैसे दोस्त को नाखुश नहीं कर सकते। उस समय आपको याद होगा दोस्तों कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे भी चलते थे। तो भारत सरकार खास तौर पे जो हमारी उस समय की लीडरशिप थी पंडित नेहरू की, वो चाइना पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और वो चाहते थे कि इस बेकार और बंजर जमीन के लिए हमें चाइना को नाखुश नहीं करना चाहिए और उसके साथ युद्ध नहीं करनी चाहिए। उस पे आपको वो जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे दोस्तों, उनकी बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि मैं टकला हूं और मेरे सर पे बाल नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने एक सिंबॉलिक रूप से ये दर्शाने का काम किया था कि चूंकि लद्दाख क्षेत्र भी बंजर है, आपका वहां पर भी किसी तरह का कुछ नहीं होता, तो उन्होंने यही बोला कि मैं टकला हूं और मैं बंजर हूं, लेकिन क्या मैं अपने सर पे किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति दे सकता हूं? आप क्या दे सकते हो ऐसी अनुमति? तो नेहरू जी ने बोला बिल्कुल नहीं। तो फिर इसी के जवाब में उन्होंने बोला था कि जब हम अपने सर पे
चाहे वो बाल हो ना हो, जब हम अनुमति नहीं दे सकते तो लद्दाख भी हमारा भारत का अभिन्न अंग है, तो हम इस पे किसी दूसरे देश को कैसे यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन और उसको अतिक्रमण करने की अनुमति दे सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यही वो कांग्रेस नेता थे जिन्होंने भारत की संसद से पहला त्याग पत्र दिया था। तो ये क्षेत्र हमेशा से भारत के लिए बिल्कुल क्रूशियल रहा है, क्योंकि यहाँ से भारत जो है चीन और पाकिस्तान दोनों को ओवरव्यू कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और आज के टाइम में भारत सरकार की इसको रिजॉल्व करने की जो रवैया अपनाया जाना चाहिए वो बिल्कुल ही ढीला ढाला है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे लिए नासूर का काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये नॉलेज, ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ आप भी बताएं कि क्या भारत सरकार का जो अभी का रवैया है क्या वो सही है। कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार जरूर दे दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो है पूरे इस मुद्दे के बारे में क्या राय रखते हैं। उम्मीद है ये चीजें पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम। और ये आपकी दौलत बेग ओल्डी के कुछ इमेजेस के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहा हूं दोस्तों। ये है आपका C-130J हरक्यूलिस, और ये आपका, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम।